हेलो डीसी फैमिली, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हम लोगों की लॉ की क्लास में। तो देखिए, लास्ट टर्न पे हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी खत्म किया था स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट 2 हम लोगों ने लास्ट टर्न पे शुरू किया था, तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी खत्म हो गया था। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो देखिए, आज हम लोग फटाफट से स्टार्ट करते हैं। नया टॉपिक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो देखिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का सेक्शन है सेक्शन 126 से 147 तक। ठीक है, सेक्शन 124 एंड सेक्शन 125 ये थे आपके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के। उसके बाद में सेक्शन 126 से लेकर के 147 तक ये आते हैं आपके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के। तो देखिए, इसको समझने से पहले एक बार फटाफट से पहले मैं आपको ब्रीफ करता हूं, उसके बाद में हम लोग थ्योरी करेंगे। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी पहले देखते हैं होता क्या है। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी भी बेसिकली जैसे कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों ने पढ़ा था ना, मैंने आपको लास्ट टर्न पे बताया था, जो इंडेमनिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। उसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। देखते हैं कैसे। देखिए, इसमें 3 पार्टीज होती हैं। मैं ए बी सी का एग्जांपल लेता हूं। ए बी सी, यहां पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी केस में 3 पार्टी होंगी। एक को बोला जाएगा प्रिंसिपल डेटर, एक को बोला जाएगा क्रेडिटर और एक को बोला जाएगा श्योरिटी। एक, अब देखिए गारंटी होता क्या है। जैसे मिस्टर ए ने मिस्टर बी से 5 लाख रुपए का लोन लिया। मिस्टर ए ने मिस्टर बी से 5 लाख रुपए का लोन लिया, तो जो लोन ले रहा है उसको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल डेटर। जो लोन दे रहा है यानी कि लेंडर, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे क्रेडिटर। अब बी ने ए से एक शर्त लगाई, इन्होंने ये बोला कि भाई जब तक किसी की गारंटी लेकर के नहीं आओगे, हम तुम्हें जानते नहीं है, तुम पता नहीं पैसे वापस करोगे कि नहीं करोगे, तो जब तक किसी की गारंटी लेकर के नहीं आओगे तब तक हम तुम्हें लोन नहीं देंगे। मिस्टर ए सी के पास में गए और सी से बोला कि यार मुझे पैसे की बहुत सख्त जरूरत है, मुझे किसी भी तरीके से लोन चाहिए। तो सी ने कहा कोई बात नहीं, मैं बी को बोल देता हूं, मैं बी को पर्सनली जानता हूं। अब सी ने बी को बोला कि भाई तुम ए को लोन दे दो और मेरी जिम्मेदारी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर ए पैसा नहीं देगा तो इसके बदले में मैं तुम्हें पैसा दूंगा। तो अब देखो, एक तरीके से सी बी को एक प्रॉमिस कर रहा है। किस चीज का प्रॉमिस कर रहा है? ऑन द डिफॉल्ट ऑफ मिस्टर ए, ऑन द डिफॉल्ट ऑफ मिस्टर ए मैं आपको पैसा दूंगा। अगर ए डिफॉल्ट करेगा तो मैं आपको पैसा दूंगा। तो अब समझिएगा, इसको कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्यों बोलते हैं। कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब मैंने आपको बताया था, फ्यूचर के अनसर्टेन इवेंट की हैपनिंग और नॉन हैपनिंग के इवेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां पर मिस्टर सी मिस्टर बी को क्या बोलना है? अगर ए डिफॉल्ट करेगा तो मैं तुम्हें पैसा दूंगा। तो ये कंफर्म थोड़ी ना है कि मिस्टर ए डिफॉल्ट करेंगे। यहां पर मिस्टर सी की लायबिलिटी कब अराइज होगी? मिस्टर सी की लायबिलिटी अराइज होगी तब जब मिस्टर ए डिफॉल्ट करेंगे। अगर ये डिफॉल्ट नहीं करते हैं तो क्या मिस्टर सी मिस्टर बी को पैसे देंगे? नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वो पैसा तो ए ने लिया था ना, और ए ने वापस कर दिया। तो श्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तब अराइज होती है जब प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट करता है, यानी ऑन द हैपनिंग ऑफ फ्यूचर्स अनसर्टेन इवेंट। तो इसी वजह से इसको बोलते हैं कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब इसको समझते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को। देखिए, मैंने आपको बताया कि यहां पर 3 पार्टीज इंवॉल्व हैं। प्रिंसिपल डेटर का मतलब बोरोवर, क्रेडिटर का मतलब लेंडर जो पैसे उधार दे रहा है, और एक तीसरा बंदा है श्योरिटी का मतलब जो गारंटी ले रहा है। यानी यहां पर सी ने बी को प्रॉमिस किया कि अगर ए डिफॉल्ट करेगा तो इसके बदले में मैं आपको पैसे दूंगा। तो यहां पर सी को बोला जाएगा श्योरिटी। अब एक चीज ये देखते हैं कि यहां पर ये तो पता चल गया कि 3 पार्टी हो रही है। अब देखते हैं कि इस पूरे के पूरे सीन में कितने तरह के कॉन्ट्रैक्ट बन रहे हैं। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में देखते हैं कितने तरीके के कॉन्ट्रैक्ट बन रहे हैं। पहला कॉन्ट्रैक्ट, मिस्टर ए मिस्टर बी से 5 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं, तो पहला कॉन्ट्रैक्ट तो किसके किसके बीच में हो गया? प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर। ठीक है, तो पहला कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट, श्योरिटी क्रेडिटर को बोल रहा है कि अगर प्रिंसिपल डेटर ने डिफॉल्ट किया तो इसके बदले मैं पैसे दूंगा। तो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट किसके किसके बीच में हो गया? श्योरिटी
एंड क्रेडिटर। अब देखते हैं, अब अगर मान लीजिए कि ए ने डिफॉल्ट कर दिया, ए ने मिस्टर बी को पैसे नहीं दिए टाइम से, तो क्या बी सी से पैसे रिकवर करेगा? ऑब्वियसली करेगा, जब सी ने गारंटी ली है तो वो तो पैसा रिकवर करेगा ही करेगा। लेकिन यहां पर सोचने वाली बात यह है कि भाई पैसा लिया किसने? पैसा तो लिया ए ने, भर कौन रहा है? सी। तो क्या सी का नुकसान यहां पर हो जाएगा? नहीं, लॉ कभी भी किसी का नुकसान नहीं कराता है। लॉ क्या कहता है कि अगर प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट करेगा और श्योरिटी प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पर क्रेडिटर को पैसे देता है, तो उस केस में श्योरिटी के पास में राइट होता है। किस बात का राइट होता है? कि बाद में वो प्रिंसिपल डेटर से वो पैसे रिकवर कर सकता है। तो यहां पर एक तीसरा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर के बीच में। लेकिन यह जानने की जरूरत है, ये दोनों जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे ये होंगे आपके एक्सप्रेस, यानी कि प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होगा। श्योरिटी और क्रेडिटर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो एक्सप्रेस होगा, क्योंकि उसकी टर्म्स और कंडीशन लिखी होंगी और सारी पार्टीज ने आपस में एक दूसरे को साइन किया होगा। लेकिन यहां पर श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो कहीं पर ना तो साइन है, ना ही किसी ने एक दूसरे को बोला, ये इंप्लाइड है, ये इंप्लाइड बाय लॉ है। क्योंकि लॉ ये कहता है कि अगर श्योरिटी प्रिंसिपल डेटर के डिफॉल्ट करने पर क्रेडिटर को पैसा देता है, तो यहां पर श्योरिटी के पास में अपने आप ये राइट आ जाता है, इंप्लाइड राइट आ जाता है कि वो बाद में प्रिंसिपल डेटर से पैसे रिकवर कर सकता है। इस वजह से इसको बोला जाता है इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया? तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कितने तरीके के कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं? 3 तरह के, 2 एक्सप्रेस और 1 इंप्लाइड। क्लियर सबको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का मतलब? तो देखिए, इंडेमनिटी और गारंटी ये दोनों ही कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है। लेकिन इन दोनों में फर्क क्या होता है? इंडेमनिटी के केस में हम लोगों ने पढ़ा 2 पार्टीज होती हैं। कौन कौन सी? एक इंडेमनीफायर और एक इंडेमनिटी होल्डर। जबकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के केस में कितनी पार्टीज इंवॉल्व होती है? 3 पार्टीज इंवॉल्व होती है, प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर एंड श्योरिटी। लेकिन दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होते हैं। उम्मीद है सबको यह चीज समझ में आई होगी, इसका कॉन्सेप्ट। तो चलिए एक बार थ्योरी पे आते हैं। हाँ, तो देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं सेक्शन 126 में। कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ इस डिफॉल्ट। अब देखिए, यहां पर एक तरीके का प्रॉमिस हो रहा है। पहले डेफिनेशन को समझते हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है उसमें एक तरीके का प्रॉमिस हो रहा है। प्रॉमिस किसके किसके बीच में हो रहा है? प्रॉमिस हो रहा है श्योरिटी के बीच में और क्रेडिटर के बीच में। श्योरिटी किस बात का प्रॉमिस कर रहा है क्रेडिटर को? कि अगर थर्ड पर्सन ने डिफॉल्ट किया, यहां पर थर्ड पर्सन का मतलब क्या हो गया? थर्ड पर्सन का मतलब हो गया प्रिंसिपल डेटर। यानी अगर प्रिंसिपल डेटर ने डिफॉल्ट किया तो उसके नुकसान की भरपाई मैं करूंगा। तो यहां पर एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जिसमें प्रॉमिस को परफॉर्म किया जाएगा या थर्ड पर्सन की लायबिलिटी को डिस्चार्ज किया जाएगा। अब देखते हैं कितने तरीके की पार्टीज होते हैं। सबसे पहले तो श्योरिटी होता है, हु गिव्स गारंटी। प्रिंसिपल डेटर, हु डिफॉल्ट, इसको डिफॉल्ट भी बोल सकते हो या आप इसको बोरोवर भी बोल सकते हो अगर ये लोन का केस है तो। हालांकि गारंटी कई सारे केसेस में दी जाती है, लेकिन अगर मेन लोन का केस है तो यहां पर बोरोवर होगा। क्रेडिटर, टू हुम गारंटी इज गिवन, और जिसको गारंटी दी जा रही है उसको बोला जाएगा क्रेडिटर। एसेंशियल्स देखते हैं। देखिए, जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एसेंशियल्स होते हैं वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में भी होने चाहिए। जैसे हम लोगों ने इसमें पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में कि जितने भी सेक्शन 10 में एसेंशियल एलिमेंट्स दिए गए वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में होने चाहिए। उसी तरीके से सेक्शन 10 के जितने भी एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में होने चाहिए। लेकिन यहां पर चूंकि एसेंशियल्स की बात आ रही है और कंसीडरेशन की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो कंसीडरेशन वाला टॉपिक मैं आपको पहले ब्रीफ करता हूं, उसके बाद में इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक बार यह देखते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है उसमें कंसीडरेशन किस तरह से है। अब देखिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि इसमें 3 तरीके के कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व होते हैं। पहला कॉन्ट्रैक्ट हो गया प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया श्योरिटी और क्रेडिटर के बीच में, और तीसरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी के बीच में। ये वाला कॉन्ट्रैक्ट हो गया आपका इंप्लाइड, ये हो गया आपका एक्सप्रेस, ये भी आपका हो गया एक्सप्रेस। ये तो सबको समझ में आया होगा।
ठीक है, अब देखते हैं कि क्या इन सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट में कंसीडरेशन का इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, कंसीडरेशन है या नहीं है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं। तो देखिए, क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर को क्या दे रहा है, लोन दे रहा है, और प्रिंसिपल डेटर क्रेडिटर को क्या देगा भाई, इंटरेस्ट देगा। तो इसका मतलब दोनों को फायदा हो रहा है, दोनों के लिए कंसीडरेशन है, दोनों के पास में राइट्स भी हैं, दोनों के पास में ऑब्लिगेशन भी अराइज हो रही है। तो इसका मतलब ये वाला कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड है, इसमें कंसीडरेशन है। अब दूसरा देखते हैं श्योरिटी और क्रेडिटर के बीच में। अब देखिए, श्योरिटी क्रेडिटर को क्या दे रहा है श्योरिटी जो है वो क्रेडिटर को क्या दे रहा है, पैसे दे रहा है। किस बात के पैसे दे रहा है कि भाई अगर प्रिंसिपल डेटर ने डिफॉल्ट किया तो इंटरेस्ट का पैसा और प्रिंसिपल अमाउंट वो मैं आपको दूंगा। तो चलो, क्रेडिटर को तो कंसीडरेशन मिल रही है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि यार श्योरिटी को क्या कंसीडरेशन मिल रही है, श्योरिटी तो बिना वजह बीच में आ गया, श्योरिटी को कुछ मिल रहा है क्या बदले में, नहीं मिल रहा। जबकि कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है, समथिंग इन रिटर्न, यानी बदले में हमको क्या मिल रहा है। मैंने आपको बताया था ना कि जब हमारे पास में राइट्स ज्यादा आते हैं और ऑब्लिगेशंस कम होती हैं तो इसका मतलब हम वी आर इन प्रॉफिटेबल सिचुएशन। तो यहां पर श्योरिटी के पास से तो जा रहा है, लेकिन क्या क्रेडिटर से श्योरिटी को कुछ मिल रहा है, आंसर इज नो, नथिंग, कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो अब जब श्योरिटी को बदले में कुछ मिल नहीं रहा है तो उस केस में इसका मतलब यहां पर कंसीडरेशन नहीं है। तो क्या इसको एक्सेप्शन में डालना चाहिए, आंसर इज नो। इस बात को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि श्योरिटी को देखने में तो ऐसा लग रहा है कि श्योरिटी को कोई भी कंसीडरेशन नहीं मिल रही है, लेकिन श्योरिटी के लिए यहां पर कंसीडरेशन क्या होगी, प्रिंसिपल डेटर को लोन मिलना या प्रिंसिपल डेटर का जो पर्पस है वो सॉल्व होना ही श्योरिटी के लिए कंसीडरेशन है। देखिए, मैंने आपको कंसीडरेशन वाले चैप्टर में बताया था कि कंसीडरेशन का मतलब हमेशा पैसे से नहीं होता है। कोई भी सेटिस्फैक्शन, कोई भी ऐसा काम, कोई भी मेरा पर्पस अगर पूरा हो रहा हो तो उसको कंसीडरेशन बोला जाएगा। तो यहां पर श्योरिटी जो क्रेडिटर को प्रॉमिस कर रहा है, उस प्रॉमिस के पीछे का पर्पस क्या है, प्रिंसिपल डेटर को लोन दिलवाना या प्रिंसिपल डेटर की गारंटी लेना ताकि प्रिंसिपल डेटर का काम पूरा हो जाए। तो यहां पर प्रिंसिपल डेटर को जो लोन मिल रहा है, प्रिंसिपल डेटर का जो काम हो रहा है, उसी को ही श्योरिटी के लिए कंसीडरेशन माना जाएगा। तो इस वजह से यहां पर भी कंसीडरेशन का इन्वॉल्वमेंट होगा। मेरी बात सबको समझ में आई, यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। स्कैनर वगैरह में देखोगे, पीवाईक्यूज में देखोगे, जो पास्ट ईयर के क्वेश्चन है उसमें इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए। तो ये बात याद रखिएगा, श्योरिटी के लिए कंसीडरेशन क्या होगी, प्रिंसिपल डेटर का ऑब्जेक्ट पूरा होना, प्रिंसिपल डेटर का पर्पस पूरा होना ही श्योरिटी के लिए कंसीडरेशन माना जाता है। क्लियर सबको, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। हाँ, तो एसेंशियल्स में देखते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल डेट, नो गारंटी विदाउट डेट। बिल्कुल, यहां पर डेट के बिना तो कोई गारंटी होगी नहीं। गारंटी दी किस बात की जाती है, डेट की दी जाती है। कंसीडरेशन बेनिफिट टू प्रिंसिपल डेटर इज सफिशिएंट। अब देखिए, यहां पर ये लिखा हुआ है कि जो प्रिंसिपल डेटर को बेनिफिट हो रहा है वही श्योरिटी के लिए कंसीडरेशन माना जाएगा, उससे इसका पर्पस पूरा हो रहा है। 3 पार्टीज एंड 3 कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, वही चीज है जो मैंने आपको बताई, 3 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और 3 पार्टीज होती हैं। किसके किसके बीच में, डेटर एंड क्रेडिटर, क्रेडिटर एंड श्योरिटी एंड डेटर एंड श्योरिटी। तो इन तीनों का आपस में कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन इस बात को याद रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, 2 कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस होते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट इंप्लाइड होता है। किसके किसके बीच में इंप्लाइड होता है, प्रिंसिपल डेटर एंड श्योरिटी, इन दोनों के बीच में इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। बाकी सारे कॉन्ट्रैक्ट कौन से होंगे, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। कंसेंट ऑफ ऑल 3, ऑब्वियसली कि तीनों की कंसेंट होनी चाहिए, वो भी फ्री कंसेंट होनी चाहिए। रिटर्न और ओरल, बिल्कुल, जो गारंटी वाले कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो ओरल भी हो सकते हैं और राइटिंग में भी हो सकते हैं। ये तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जो बेसिक कंडीशन है वही है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी हो सकता है और राइटिंग में भी हो सकता है। आगे देखते हैं। अब देखिए, काइंड्स ऑफ गारंटी, कितने तरह की गारंटी होती है। देखिए, यहां पर मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, इसकी जो डेफिनेशन या इसकी मीनिंग, इसको जो डिटेल में है वो आप मॉड्यूल से रेफर कर सकते हो। मैं आपको सारे के सारे सेक्शन, सारे के सारे प्रोविजन एक्सप्लेन कर रहा हूं, लेकिन अगर इसकी डिटेल में थ्योरी आपको पढ़नी है तो उसको आप मॉड्यूल से कवर अप कर सकते हो। तो देखिए, एक बार समझिएगा, स्पेसिफिक गारंटी और कंटिन्यूइंग गारंटी, ये क्या होता है। देखिए, इसके दोनों के एग्जांपल एक ले लेते हैं। मिस्टर ए ने मिस्टर बी से 2 लाख रुपए का लोन लिया
और मिस्टर सी ने मिस्टर बी से इस लोन की गारंटी ली। तो यहां पर देखिए मिस्टर सी मिस्टर बी से 2 लाख रुपए के लोन की गारंटी ले रहे हैं, यानी कि एक सिंगल ट्रांजैक्शन की गारंटी ली जा रही है। अगर कोई भी पर्सन एक सिंगल ट्रांजैक्शन की गारंटी लेता है तो उसको क्या बोला जाएगा? स्पेसिफिक गारंटी। जो एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन की गारंटी ली जाती है तो उसको बोला जाता है स्पेसिफिक गारंटी। दूसरा कंटिन्यूइंग गारंटी। अब मान लीजिए कि मिस्टर ए है, ये नई शॉप खोल रहे हैं। अब जब ये नई शॉप खोल रहे हैं तो इनको कोई जानता तो है नहीं। एक बहुत बड़ा होलसेलर था मिस्टर बी, ये मिस्टर बी के पास में गए और मिस्टर बी से बोला कि भाई हम नई शॉप खोल रहे हैं, मेरे पास में बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, हमको एक काम करो कि हमको क्रेडिट पे कुछ गुड्स दे दो, उधार कुछ सामान दे दो। मिस्टर बी ने कहा यार हम तो तुम्हें जानते नहीं है तो हम उधार तुम्हें सामान कैसे दे दें? तो मिस्टर बी ने कहा कि किसी एक ऐसे आदमी को ले आओ जो तुम्हारी जिम्मेदारी ले ले, जो तुम्हारी गारंटी ले ले, तो फिर मैं तुम्हें उधार सामान दे दूंगा। मिस्टर ए ने बोला ठीक। अब मिस्टर सी थे जो ए को भी जानते थे और बी को भी जानते थे। ए ने सी से रिक्वेस्ट करी कि भाई आप कह दोगे तो ये हमारी दुकान पे सामान दे देगा। मिस्टर सी ने बोला चलो मेरे साथ में। अब मिस्टर सी मिस्टर बी के पास में गए और इन्होंने मिस्टर बी से बोला कि भाई ए को बहुत अच्छे तरीके से मैं जानता हूं, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत ईमानदार लड़का है, एक काम करो जब जब ये तुमसे सामान मांगे तब तब इसको सामान देते रहना, जब जब ये तुमसे सामान मांगे तब तब इसको सामान देते रहना, मेरी गारंटी है ये पैसे नहीं देगा तो मैं दूंगा। अब देखो तो यहां पर इन्होंने कई सारे ट्रांजैक्शंस की गारंटी ले ली। अब मान लीजिए कि मिस्टर बी ने मिस्टर ए को पहले 25,000 का सामान दिया, फिर 50,000 का सामान दिया, फिर 1 लाख का सामान दिया, फिर 50,000 रुपए का। अब तो सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन हो रही है, कई सारे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं और हर एक ट्रांजैक्शन पे ऑटोमेटिकली सी की गारंटी लगती जा रही है, लगती जा रही। क्यों? क्योंकि सी ने बोला क्या था कि भाई ये जब जब सामान मांगे तब तब सामान देते रहना। दिस इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूइंग गारंटी, यानी ये गारंटी कॉन्टिन्यू चलती रहती है। दिस इज कॉल्ड कॉन्टिन्यू। अब देखिए इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे यहां पर यह भी हो सकता है जो एग्जांपल मैंने आपको बताया, या यह भी हो सकता है, बच्चे इसी में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। सपोज करिए कि सी ने बी से बोला कि भाई एक काम करो कि तुम इनको 10 लाख रुपए तक का सामान दे सकते हो। तो मिस्टर बी ने बोला कि यार 10 लाख का इतना सारा सामान ये एक साथ कैसे लेगा? इन्होंने बोला नहीं, इसको जितने जितने सामान की जरूरत पड़ती रहेगी ये उतना उतना सामान लेता रहेगा, लेकिन 10 लाख रुपए की एक लिमिट इसकी तय कर दो कि ये 10 लाख रुपए तक का सामान तुम्हारी दुकान से लेता रहेगा और उसकी गारंटी मेरी है। तो देखिए अब 10 लाख रुपए यहां पर अमाउंट स्पेसिफाइड है ना, एक स्पेसिफिक अमाउंट है 10 लाख का, लेकिन 10 लाख का सामान एक साथ नहीं जा रहा है, इसमें भी सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। तो भले ही अमाउंट स्पेसिफाइड है, लेकिन अगर ट्रांजैक्शन सीरीज में है और गारंटी भी सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन में है तो उसको भी क्या बोला जाएगा? उसको ही बोला जाएगा आपका कंटिन्यूइंग गारंटी। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? तो यहां पर कंफ्यूज मत होइएगा। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मिस्टर सी ने मिस्टर बी से 20 लाख रुपए की गारंटी ली मिस्टर ए की, और यह कहा कि जब जब ये सामान मांगे 20 लाख रुपए का सामान तुम तब तक देते रहना, तो ये स्पेसिफिक गारंटी है कंटिन्यूइंग। आपका आंसर होगा कंटिन्यूइंग। क्यों? क्योंकि हां अगर 20 लाख का सामान ये एक ही साथ ले रहा होता, एक सिंगल ट्रांजैक्शन में ले रहा होता, तो फिर उसको बोला जाता है स्पेसिफिक गारंटी, लेकिन भले ही अमाउंट स्पेसिफाइड है, लेकिन अगर सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन है तो फिर उसको बोला जाएगा कंटिन्यूइंग गारंटी। तो देखिए इसी वजह से यहां पर लिखा हुआ है सेक्शन 129 में, अगर सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन की गारंटी ली जा रही है तो उसको बोला जाएगा कंटिन्यूइंग गारंटी। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? क्लियर सबको? स्पेसिफिक और कंटिन्यूइंग गारंटी, इन दोनों के बीच में डिफरेंस ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। अब देखिए रिवोकेशन। अब रिवोकेशन का मतलब क्या होता है? रिवोकेशन का मतलब होता है कैंसिल करना। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या गारंटी को रिवोक किया जा सकता है, क्या गारंटी को कैंसिल किया जा सकता है? तो देखिए स्पेसिफिक गारंटी कैन नॉट बी रिवोक्ड। स्पेसिफिक गारंटी को आप रिवोक नहीं कर सकते। अगर एक बार गारंटी ले ली तो फिर गारंटी ले ली, वो चलती रहेगी। क्यों? इसके पीछे भी लॉजिक है। अब आप खुद सोचो कि मिस्टर सी ने मिस्टर बी से मिस्टर ए की गारंटी ले ली, अब इनकी गारंटी के ऊपर भरोसा किया मिस्टर बी ने और ए को लोन दे दिया। अब क्या ये अपनी गारंटी वापस ले सकते हैं? नहीं ले सकते ना। क्यों? क्योंकि मिस्टर बी ऑलरेडी इनकी गारंटी पे एक्ट यानी कि कंडक्ट कर चुके हैं, लोन दे चुके हैं। तो स्पेसिफिक गारंटी कैन नॉट बी रिवोक्ड। स्पेसिफिक गारंटी को रिवोक नहीं किया जा सकता। बट कंटिन्यूइंग गारंटी कैन बी रिवोक्ड, बट फॉर फ्यूचर ट्रांजैक्शन, नॉट फॉर पास्ट ट्रांजैक्शन। पास्ट ट्रांजैक्शन के लिए जो गारंटी है वो रिवोक नहीं हो सकती, फ्यूचर के ट्रांजैक्शंस के लिए रिवोक हो सकती है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए मैं इसी में आपको बता देता हूं। जैसे सपोज करिए सेम केस है, ठीक है?
तो मिस्टर बी ने मिस्टर ए को पहले 25,000 रुपए का सामान सप्लाई किया, फिर 50,000 का सप्लाई किया, फिर 1 लाख का सप्लाई किया और फिर 50,000 का सप्लाई किया, यानी टोटल मिलाकर के इन्होंने 2.25 लाख का सप्लाई कर दिया, 2,25,000 का। गारंटी कितने अमाउंट तक थी? 10 लाख तक के अमाउंट के लिए। अभी 10 लाख पहुंचा तो है नहीं। अब जब मिस्टर सी देख रहे हैं कि यार मिस्टर ए मिस्टर बी से सामान पे सामान मंगवाए जा रहे हैं, कभी 25 का, कभी 50 का, कभी 1 का, फिर 50 का, पैसा अभी तक एक भी नहीं दिया, तो यहां पर मिस्टर सी का भी दिमाग ठनका। इनको लगा या कहीं ऐसा तो नहीं पता चला पूरा का पूरा 10 लाख का सामान ले ले और पैसे भी ना दे और बाद में भुगतना हमको पड़ जाए। तो मिस्टर सी ने मिस्टर बी को बोला कि भाई एक काम करो, जितनी दरिया दिली दिखानी थी उतनी दिखा दी, अभी तक तुमने इसको 2.25 लाख रुपए तक का सामान दिया, अब इसको सामान मत देना। अब इसको सामान तभी देना जब ये पूरी की पूरी तुम्हें पेमेंट दे दे, अदरवाइज मेरी कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। तो अब देखिए सी अपनी जिम्मेदारी को वापस ले रहा है, यानी इसको क्या बोला जाएगा? सी अपनी गारंटी को रिवोक कर रहा है, कैंसिल कर रहा है। तो यहां पर अब ये जो 2.25 लाख रुपए का सामान मिस्टर ए को सप्लाई हो चुका है, क्या इसके लिए भी गारंटी रिवोक हो जाएगी? आंसर इज नो। 2.25 लाख रुपए के लिए सी की गारंटी बनी रहेगी। सी यहां पर जो श्योरिटी बने रहेंगे वो 2.25 लाख रुपए तक के अमाउंट के बने रहेंगे, लेकिन फ्यूचर के ट्रांजैक्शन के लिए, यानी ये जो आपका 7,75,000 रुपए का अमाउंट बचा हुआ है, इसके लिए इन्होंने अपनी गारंटी को रिवोक कर दिया। तो कंटिन्यूइंग गारंटी रिवोक की जा सकती है, लेकिन फ्यूचर के ट्रांजैक्शन के लिए, जो पास्ट वाले ट्रांजैक्शन हो चुके हैं उसके लिए वो गारंटी बनी रहेगी। अब कल को अगर मान लीजिए कि वाकई में मिस्टर सी का सोचना बिल्कुल सही था और मिस्टर ए ने डिफॉल्ट कर दिया और मिस्टर ए ने इनको जो बाकी के जो 2.25 लाख रुपए का सामान लिया था उसके पैसे नहीं दिए, तो क्या मिस्टर बी मिस्टर सी से ये पैसा रिकवर कर सकते हैं? आंसर इज यस, रिकवर कर सकते हैं। क्लियर सबको? तो चलिए आगे देखते हैं। रिवोकेशन तो बाय नोटिस। अब देखिए कंटिन्यूइंग गारंटी को रिवोक किया जा सकता है, लेकिन कैसे? तो सबसे पहले बाय नोटिस अंडर सेक्शन 130 यहां पर श्योरिटी क्या करेगा? श्योरिटी क्रेडिटर को नोटिस भेजेगा और नोटिस करके अपनी गारंटी को रिवोक करा सकता है। दूसरा, बाय डेथ ऑफ श्योरिटी। अगर कंटिन्यूइंग गारंटी का केस है, अगर कंटिन्यूइंग गारंटी का केस है तो उस केस में श्योरिटी की अगर डेथ हो गई है तो वहां पर भी गारंटी रिवोक हो जाएगी। लेकिन देखिए यहां पर भी मैंने आपको क्या बताया? यहां पर भी मैंने आपको बताया कि अगर कंटिन्यूइंग गारंटी का केस है, अगर स्पेसिफिक गारंटी का केस होता, और यहां पर जैसे इसी वाले एग्जांपल में लेते हैं कि सी ने बी से गारंटी ले ली है की, ठीक, अभी तक सब कुछ सही चल रहा है, अभी तक ए ने डिफॉल्ट नहीं किया, अब इसी बीच में सी की डेथ हो गई, तो क्या यहां पर जो इनके बीच में गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ ये रिवोक हो सकता है? आंसर इज नो। स्पेसिफिक गारंटी को डेथ भी रिवोक नहीं कर सकती। एक बार फिर से बोल रहा हूं, स्पेसिफिक गारंटी को डेथ भी रिवोक नहीं कर सकती। लेकिन हां, कंटिन्यूइंग गारंटी का अगर केस है तो वहां पर आफ्टर द डेथ ऑफ श्योरिटी कंटिन्यूइंग गारंटी कैन बी रिवोक्ड, बट फॉर फ्यूचर ट्रांजैक्शन, जैसे मैंने यहां पर बताया था कि केवल और केवल फ्यूचर के ट्रांजैक्शंस के लिए गारंटी को रिवोक किया जा सकता है, तो सेम वही चीज यहां भी होगी कि अगर श्योरिटी की डेथ हो गई है तो फ्यूचर के ट्रांजैक्शन के लिए ऑटोमेटिकली गारंटी रिवोक हो जाएगी, लेकिन जो पास्ट वाले ट्रांजैक्शन है, पास्ट वाले ट्रांजैक्शन के लिए गारंटी बनी रहेगी। चलिए यहां तक मुझे लगता है कि सबको क्लियर हुआ होगा। एक बार आगे देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका राइट्स ऑफ श्योरिटी। अब श्योरिटी के पास में क्या क्या राइट्स होते हैं, तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर, अगेंस्ट द क्रेडिटर और अगेंस्ट द को श्योरिटीज। तो सबसे पहले अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर देखते हैं। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि यहां पर प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी के बीच में, इन दोनों के बीच में एक इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। किस बात का इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है? कि कल को अगर प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट करेगा तो उसके बदले में पैसा कौन चुकाएगा? पैसा श्योरिटी चुकाएगा। लेकिन श्योरिटी के पास में बाद में ये ऑटोमेटिकली इंप्लाइडली ये राइट आ जाता है कि वो बाद में प्रिंसिपल डेटर से वो पैसे रिकवर कर सकता है। तो यहां पर सबसे पहला जो राइट है प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट में क्या है? राइट ऑफ इंडेमनिटी। तुम्हारी वजह से जो मेरा नुकसान हुआ है, तुम्हारे डिफॉल्ट करने की वजह से जो मेरा नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई तुम करोगे। दिस इज कॉल्ड राइट ऑफ इंडेमनिटी अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर। क्लियर? इसको देखिए यहां पर एक वर्ड है सबरोगेशन।
ये याद रखिएगा, ये लगभग लगभग हर एक्ट में आता है। सब्रोगेशन का मतलब क्या होता है? एक की जगह पर दूसरे का आ जाना। अब इसको समझते हैं पहले, एक की जगह पर दूसरे का आ जाना, इसका मतलब क्या है? देखिए, मिस्टर ए ने मिस्टर बी से लोन लिया, ठीक है, और सी ने गारंटी ली। सेम एग्जांपल लेते हैं, एक क्या हो गए? ए हो गए पीडी, बी हो गए क्रेडिटर, और सी हो गए श्योरिटी। अब देखिए, अब मिस्टर ए जो अपने बुक ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे होंगे, मिस्टर ए जो अपने बुक ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन कर रहे होंगे, उन्होंने अपनी बैलेंस शीट में या अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या अपनी बुक्स में बी का नाम कैसे लिखा होगा? बी का नाम उन्होंने लिखा होगा एज अ क्रेडिटर। भाई बी लाइबिलिटी है, क्योंकि ए ने बी से लोन लिया है, तो यहां पर बी लाइबिलिटी हो गए ए के लिए, तो इन्होंने यहां पर बी का नाम क्रेडिटर लिखा। अब बाई चांस मान लीजिए कि मिस्टर ए ने डिफॉल्ट कर दिया। अब ए ने जब डिफॉल्ट किया तो ए के बदले में पैसा किसको चुकाना पड़ा? सी को चुकाना पड़ा। तो अब देखिए, बी को तो पूरा का पूरा पैसा मिल गया, अब बी को कोई लेना देना नहीं। भाई हमको तो पैसा मिलने से मतलब है, चाहे तुम दो, तुमने गारंटी ली थी, या तुम दो, मेरा पैसा मिल गया, अब मैं किनारे खिसक गया। तो यहां पर जब श्योरिटी ने बी को पैसा दे दिया है, तो बी तो अब किनारे खिसक गए। तो क्या पैसा मिलने के बाद में ए की बुक्स में बी का नाम आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ए के बदले में पैसा किसने दिया? सी ने दिया। तो बी की लायबिलिटीज तो खत्म हो गई, लेकिन अभी मैंने बताया कि इन दोनों के बीच में इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। किस बात का इंप्लाइड होता है? कि अभी मैं तुम्हारे बदले में पैसा दे रहा हूं, लेकिन बाद में मैं तुमसे पैसा रिकवर कर सकता हूं। तो अब यहां पर होगा क्या? यहां पर ए के अकाउंट्स में बी का नाम हट जाएगा, और बी की जगह पर किसका नाम आ जाएगा? सी का नाम आ जाएगा। सी कौन है? श्योरिटी। दिस इज कॉल्ड सब्रोगेशन, एक की जगह पर दूसरे का नाम आ जाना। दिस इज कॉल्ड सब्रोगेशन। तो इसको आप ये भी बोल सकते हो कि राइट ऑफ इंडेमनिटी, या सब्रोगेशन का राइट भी होता है श्योरिटी के पास में अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर। ये सब्रोगेशन याद रखिएगा। हाँ, तो देखिए, राइट ऑफ इंडेमनिटी कह दीजिए या इसको सब्रोगेशन बोल दीजिए, बात एक ही है, ठीक। नेक्स्ट, राइट टू बेनिफिट ऑफ क्रेडिटर सिक्योरिटी। अब जैसे समझ लीजिए, कभी कभी होता है कि हम लोग किसी चीज को गिरवी भी रखते हैं। अब कोई क्रेडिटर है, क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर से बोला कि भाई एक काम करो कि मेरे पास कोई भी चीज गिरवी भी रखो, यानी प्लेज भी रखो या मॉर्गेज करो, और साथ में मेरे को एक गारंटर भी ला करके दो। तो अब प्रिंसिपल डेटर की गारंटी भी ले रहा है श्योरिटी, और प्रिंसिपल डेटर कुछ सिक्योरिटीज भी दे रहा है। अब अगर मिस्टर ए, यानी कि जो प्रिंसिपल डेटर है, वो अगर डिफॉल्ट करेगा तो उसके बदले में पैसा कौन देगा? श्योरिटी देगा। तो चलिए, पैसा तो पूरा का पूरा मिल गया क्रेडिटर को, लेकिन उस सिक्योरिटी का क्या होगा? मान लीजिए कि मिस्टर ए ने गोल्ड को गिरवी रखा, तो उस गोल्ड का क्या होगा? वो गोल्ड अब चला जाएगा किसके पास में? श्योरिटी के पास में। क्यों? क्योंकि क्रेडिटर को तो पूरा का पूरा पैसा मिल चुका है, तो वो गोल्ड का करेगा क्या? गोल्ड तो उसके पास में सरप्लस हो गया। अब वो क्या करेगा? उस गोल्ड को वापस कर देगा। किसको वापस करेगा? श्योरिटी को। प्रिंसिपल डेटर को वापस नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि पैसा दे कौन रहा है? श्योरिटी दे रहा है प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पे, तो उस गोल्ड पे राइट भी किसका होगा? उस गोल्ड पे राइट होगा श्योरिटी का। तो इसी वजह से है कि जो क्रेडिटर के पास में सिक्योरिटी पड़ी हुई है, उसका बेनिफिट भी किसको मिलेगा? उसका बेनिफिट भी श्योरिटी को मिलेगा। क्लियर सबको? अब देखते हैं क्रेडिटर के अगेंस्ट में कौन कौन से राइट होते हैं। देखिए, क्रेडिटर के अगेंस्ट में बहुत सारे राइट्स दिए हुए हैं, अगर आप उसको मॉड्यूल से देखोगे। हालांकि जितने पॉइंट्स इसमें दिए हुए हैं वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, कुछ पॉइंट्स अलग से हैं, उसमें टेक्निकल वर्ड्स हैं, हो सकता है उसको समझने में आपको दिक्कत हो, तो वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी के जितने भी राइट्स हैं आसान राइट्स हैं, लैंग्वेज भी आसान है। एक बार मॉड्यूल से पढ़िएगा, कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है तो उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, क्योंकि उस चीज़ को समझिएगा कि हम लोगों को सिलेबस भी पूरा कंप्लीट करना है, कंटेंट भी सारा कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, और टाइम अपने पास में थोड़ा सा कम है, लेकिन तो भी मेरी पूरी कोशिश है कि आपको एक एक चीज़ टाइमली कवर अप करवा दें, ठीक है। देखिए, क्रेडिटर के अगेंस्ट में कौन सा राइट होता है? डिस्चार्ज इफ क्रेडिटर वेरीज कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए,
अगर क्रेडिटर कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी वेरिएशन करता है, अभी मैंने आपको बताया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 3 तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो अगर क्रेडिटर किसी भी तरीके का वेरिएशन करता है विदाउट द कंसेंट ऑफ श्योरिटी, तो श्योरिटी के पास में राइट है कि वो अपनी गारंटी को खत्म कर लेगा और श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। डिस्चार्ज का मतलब सबको पता ही है, अपनी ऑब्लिगेशन से फ्री हो जाना। डिस्चार्ज इफ रिलीजेस डेटर, अगर क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर को अपनी लायबिलिटी से फ्री कर देता है, अगर क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर को अपनी लायबिलिटी से फ्री कर देता है तो उस केस में श्योरिटी भी डिस्चार्ज हो जाएगा। डिस्चार्ज इफ इंपेयर्स रेमेडी, अगर क्रेडिटर कुछ भी ऐसा करता है जो जिससे श्योरिटी की रेमेडीज को नुकसान हो रहा है। श्योरिटी की रेमेडीज को कैसे नुकसान हो रहा है? अब अगर मान लीजिए कि जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि प्रिंसिपल डेटर ने क्रेडिटर के पास में गोल्ड भी गिरवी रखा हुआ था, अब क्रेडिटर के यहां से गोल्ड चोरी हो गया, तो क्या क्रेडिटर श्योरिटी से लोन का पैसा रिकवर कर सकता है? आंसर इज नो। भाई सिक्योरिटी जो तुम्हारे पास थी वो सिक्योरिटी अब श्योरिटी को मिलनी चाहिए, तुम्हारी लापरवाही की वजह से वो चोरी हो गया, तो वहां पर फिर श्योरिटी भी क्या हो जाएगा? श्योरिटी भी डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ये राइट्स होते हैं अगेंस्ट द क्रेडिटर। हालांकि इसके अलावा भी कुछ राइट्स हैं, वो भी एक बार देख लेते हैं। देखिए ये 3 तरीके के राइट्स और हैं। एक तो राइट टू सिक्योरिटी। राइट टू सिक्योरिटी अभी मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी चीज गिरवी रखी गई है तो गिरवी रखी हुई चीज पे किसका राइट होगा? अगर श्योरिटी अपने कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्म करता है, यानी कि क्रेडिटर को पैसे देता है, तो उस सिक्योरिटी पे राइट किसका होगा? श्योरिटी का होगा। और अगर श्योरिटी को वो सिक्योरिटी नहीं मिली तो फिर श्योरिटी भी अपनी लायबिलिटी से फ्री हो जाएगा। दूसरा राइट टू सेट ऑफ। देखिए सेट ऑफ का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ का मतलब होता है क्लेम का एडजस्टमेंट। देखिएगा इसको एग्जांपल से समझते हैं। प्रिंसिपल डेटर हो गए, क्रेडिटर हो गए और श्योरिटी हो गया। अब क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर को 1,00,000 रुपए का लोन दिया जिसकी गारंटी एस ने ली हुई है, यानी कि श्योरिटी ने ली हुई है। ठीक है, इसके 6 महीने पहले या साल भर पहले प्रिंसिपल डेटर ने भी क्रेडिटर को एक लोन दिया था 30,000 रुपए का। प्रिंसिपल डेटर ने भी क्रेडिटर को एक लोन दिया हुआ था 30,000 रुपए का। अब प्रिंसिपल डेटर ने इस वाले अकाउंट में, इस वाले ट्रांजैक्शन में डिफॉल्ट कर दिया, तो अब क्रेडिटर क्या कर रहा है? क्रेडिटर श्योरिटी से 1,00,000 रुपए मांग रहा है कि भाई तुमने 1,00,000 रुपए की गारंटी ली थी, अब 1,00,000 रुपए दो, क्योंकि प्रिंसिपल डेटर ने डिफॉल्ट कर दिया। तो फिर उस सिचुएशन में क्या होगा? उस सिचुएशन में श्योरिटी के पास में राइट है, किस चीज का राइट है? सेट ऑफ का राइट है। क्या ये कहेगा? श्योरिटी कहेगा कि भाई ठीक है 1,00,000 रुपए के लोन की गारंटी ली थी, लेकिन तुम्हें भी तो प्रिंसिपल डेटर को 30,000 रुपए वापस करने थे, तुमने भी तो 30,000 का लोन लिया था। तो वहां पर श्योरिटी कहेगा कि 30,000 रुपए को सेट ऑफ करो, यानी 30,000 रुपए को एडजस्ट करो। अब श्योरिटी क्रेडिटर को कितने पैसे देगा? 70,000 रुपए। क्यों? क्योंकि इसने 30,000 रुपए को सेट ऑफ करा लिया। तो सेट ऑफ का भी राइट होता है श्योरिटी के पास में। क्लियर सबको? नेक्स्ट, राइट टू शेयर रिडक्शन। राइट टू शेयर रिडक्शन का मतलब, अब मान लीजिए कि प्रिंसिपल डेटर इंसॉल्वेंट हो गए। ठीक, प्रिंसिपल डेटर इंसॉल्वेंट हो गया और प्रिंसिपल डेटर की एसेट से केवल 25,000 रुपए रिकवर हो पाए, केवल 25,000 रुपए इनकी एसेट से रिकवर हो पाए। तो यहां पर श्योरिटी क्या कहेगा कि भाई 25,000 तो इनकी एसेट से रिकवर हो गया, अब हम तुम्हें कितना देंगे? 75,000 रुपए। और 25,000 रुपए तुम किससे लोगे? जो पर्सन इंसॉल्वेंट हुआ है उसकी एसेट से। तो यानी कि यहां पर जो भी इनकी एसेट रिड्यूस हुई है उसको शेयर करने का भी राइट होता है श्योरिटी के पास में। तो 3 इंपॉर्टेंट राइट्स हैं जो कि श्योरिटी के पास में होते हैं अगेंस्ट द क्रेडिटर। तो ये चीज याद रखिएगा। जो पीछे अभी हम लोगों ने पॉइंट्स पढ़े, जो 3 पॉइंट्स ये पढ़े, बाकी के भी कुछ राइट्स हैं लेकिन वो आसान है, वो 100% आपको समझ में आ जाएंगे। आगे देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट राइट आता है आपका अगेंस्ट को श्योरिटीज। अब को श्योरिटीज का देखिए मतलब क्या होता है, फिर से एग्जांपल लेते हैं। अब देखिए प्रिंसिपल डेटर ने क्रेडिटर से 6,00,000 रुपए का लोन लिया। ठीक, इस बार भाई 6,00,000 रुपए का अमाउंट तो ज्यादा होता है, तो यहां पर 3 लोगों ने गारंटी ली, S1, S2,
S3। तो ये तीन लोग मिल करके गारंटी ले रहे हैं क्रेडिटर से। आपको परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में याद है ज्वाइंट प्रॉमिस वाला केस बताया था, ज्वाइंट प्रॉमिसर ज्वाइंट प्रॉमिसी, सेम वही चीज यहां पर भी होती है। अब ये तीन लोग मिल करके क्रेडिटर को प्रॉमिस कर रहे हैं, तो ये क्या हो गए, ज्वाइंट प्रॉमिसर हो गए। कल को मान लीजिए कि ये क्रेडिटर S1 से पैसे मांग रहा है 6 लाख रुपए, कोई दिक्कत नहीं है, S1 6 लाख रुपए तो दे देगा, लेकिन बाद में वो S2 से और S3 से 2-2 लाख रुपए रिकवर कर सकता है। सेम वही प्रोविजन यहां पर भी एप्लीकेबल होगा। तो इनके पास में को श्योरिटीज के अगेंस्ट में भी राइट होता है। देखिए, राइट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन अगेंस्ट द को श्योरिटीज। आगे देखते हैं। अब देखिए डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। अब देखिए यहां पर भी डिस्चार्ज वाले पॉइंट थे। इसको आप ये भी बोल सकते हो, इसको आप राइट में भी ले सकते हो और डिस्चार्ज में भी ले सकते हो। तो देखते हैं श्योरिटी कब कब डिस्चार्ज होगा। डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है, डिस्चार्ज का मतलब होता है हम अपनी ऑब्लिगेशन से फ्री हो गए। तो श्योरिटी कब कब ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पर श्योरिटी को माना जाएगा कि श्योरिटी अपनी ऑब्लिगेशन से फ्री हो गया है। सबसे पहले बाय रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी, यानी अगर कंटिन्यूइंग गारंटी को रिवोक कर दिया है, तो जब रिवोक किया है उसके बाद के फ्यूचर के ट्रांजैक्शंस के लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्चार्ज हो जाएगी, उसको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा देखिए बाय वेरिएंस इन टर्म्स और कंडीशन विदाउट कंसेंट। ये भी मैंने पीछे पॉइंट आपको बताया कि अगर प्रिंसिपल डेटर या क्रेडिटर इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है उसमें कोई भी वेरिएशन हुआ, लेकिन विदाउट द कंसेंट ऑफ श्योरिटी, आपको हर एक चीज के लिए श्योरिटी से पूछना पड़ेगा, श्योरिटी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अगर श्योरिटी से पूछे बिना आप लोगों ने, यानी कि प्रिंसिपल डेटर ने और क्रेडिटर ने कोई भी कॉम्प्रोमाइज किया, कोई भी वेरिएशन किया, कुछ भी अगर करते हैं, तो वहां पर श्योरिटी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा, फिर श्योरिटी को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा देखिए बाय रिलीज और कॉम्पोजिशन विद डेटर। कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, कॉम्पोजिशन का मतलब होता है कॉम्प्रोमाइज। अगर प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर इनके बीच में कोई भी किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज होता है या क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर को रिलीज कर देता है अपनी लायबिलिटी से, तो वहां पर भी श्योरिटी क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। बाय क्रेडिटर्स एक्ट इंपेयरिंग रेमेडी, ये भी पॉइंट अभी पीछे मैंने आपको बताया। बाय इनवैलिड गारंटी, यानी कि मिसरिप्रेजेंटेशन, कंसीलमेंट, फ्रॉड, कोअर्जन, कुछ भी ऐसा था जिसकी वजह से यहां पर उसकी श्योरिटी की कंसेंट ली गई। तो सबसे पहले एसेंशियल कंडीशन में हम लोगों ने पढ़ा था फ्री कंसेंट होनी चाहिए, वो भी तीनों पार्टीज की फ्री कंसेंट होनी चाहिए। तो यहां पर अगर इनवैलिड गारंटी यानी कि फ्री कंसेंट मिसिंग है, तो भी गारंटी को इनवैलिड माना जाएगा और श्योरिटी अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा। केस लॉ देखते हैं। यहां पर देखिए एक बिग माय वर्सेस जर्नल का केस था बेसिक डेफिनेशन का, पंजाब नेशनल बैंक वर्सेस विक्रम कॉटन मिल का केस था जिसमें श्योरिटीज लायबिलिटीज को एक्सटेंसिव, देखिए इस वाली लाइन को एक बार मैं आपको बता देता हूं। श्योरिटीज लायबिलिटी को एक्सटेंसिव, इस पे कमेंट के लिए पूछा जा सकता है। अब इसका मतलब क्या है, देखिए श्योरिटी की लायबिलिटी हमेशा को एक्सटेंसिव होती है। को एक्सटेंसिव का मतलब होता है सेकेंडरी होती है। सेकेंडरी का मतलब प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा प्रिंसिपल डेटर की होगी। प्रिंसिपल डेटर ने लोन लिया है क्रेडिटर से और श्योरिटी ने गारंटी ली है, तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पैसा चुकाने की किसकी है, प्रिंसिपल डेटर की। क्रेडिटर हमेशा सबसे पहले पैसा किससे मांगेगा, प्रिंसिपल डेटर से मांगेगा। अगर प्रिंसिपल डेटर मांगने के बावजूद पैसा नहीं देता है, तब जाकर के वो श्योरिटी के पास में आएगा, यानी श्योरिटी की लायबिलिटी क्या हो गई, सेकेंडरी हो गई। तो यहां पर को एक्सटेंसिव का मतलब होता है सेकेंडरी, यानी श्योरिटी की लायबिलिटी हमेशा सेकेंडरी होगी, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा प्रिंसिपल डेटर की होती है। और दूसरा देखते हैं कामाक्षी अमल वर्सेस राजेश्वरी में डिस्चार्ज बाय वेरिएशन विदाउट कंसेंट। ये अभी मैंने आपको बताया ही कि अगर कोई भी वेरिएशन होता है विदाउट द कंसेंट ऑफ श्योरिटी, तो वहां पर श्योरिटी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाता है। तो देखिए यहां पर हम लोगों ने गारंटी वाला टॉपिक किया। अब देखिए यहां तक हम लोगों ने बेलमेंट किया, उसके बाद में नया टॉपिक आता है, इसी का ही पार्ट है प्लेज। प्लेज इज द पार्ट ऑफ बेलमेंट। अब कैसे होता है इसको समझते हैं। पहले सबसे पहले देखते हैं प्लेज का मतलब क्या होता है। देखिए प्लेज का मतलब होता है गिरवी रखना। गिरवी रखने का मतलब क्या हुआ, जब हम लोन को सिक्योर्ड करने के लिए, जब हम लोन को सिक्योर्ड करने के लिए किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रखते हैं, किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी के तौर पे लेंडर को देते हैं, तो उसको बोला जाता है, उस ट्रांजैक्शन को बोला जाता है प्लेज। देखिए अब किसी के दिमाग में आएगा कि सर मॉर्गेज को भी तो बोलते हैं गिरवी रखना, बिल्कुल।
अगर हम इमूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रख रहे हैं तो वहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा उस कॉन्ट्रैक्ट का नाम क्या होगा, मॉर्टगेज, और मॉर्टगेज कवर्ड है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। लेकिन अगर मूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रखा जाता है तो मूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रखते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं प्लेज। तो एक बार फिर से बोल रहा हूं, ध्यान रखिएगा, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रख रहे हैं, घर, लैंड, बिल्डिंग, इन सबको गिरवी रख रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, मॉर्टगेज। अगर मूवेबल प्रॉपर्टी को, जैसे गोल्ड हो गया, ठीक है, कोई छोटी मोटी मशीनरी हो गई, शेयर्स हो गए, इनको अगर गिरवी रख रहे हैं तो इसको क्या बोला जाएगा, प्लेज। ठीक, तो देखते हैं प्लेज। द बेलमेंट ऑफ गुड्स एज अ सिक्योरिटी। अब देखिए प्लेज को बेलमेंट बोला क्यों जाता है। अभी मैंने आपको इसकी मीनिंग बताई कि जब हम लोन को सिक्योर्ड करने के लिए किसी मूवेबल एसेट को गिरवी रखते हैं, तो गिरवी रखने का मतलब क्या हुआ, अगर बाई चांस मान लीजिए कि मैं आपसे लोन ले रहा हूं और इस पेन को आपके पास में गिरवी रख रहा हूं, तो यहां पर इस पेन का पोजीशन भी तो आपके पास में ट्रांसफर होगा। इस पेन का पोजीशन अभी किसके पास में, मेरे पास में, ओनरशिप किसकी है, मेरी है। लेकिन अब मैं आपसे लोन ले रहा हूं और आपके लोन को सिक्योर्ड कर रहा हूं। कैसे सिक्योर्ड कर रहा हूं, इस पेन को गिरवी रख करके। ठीक है, तो पेन का पोजीशन किसके पास में चला जाएगा, आपके पास में चला जाएगा। तो मूवेबल प्रॉपर्टी का पोजीशन ट्रांसफर हो रहा है ना, इसी वजह से प्लेज को भी बोला जाता है टाइप ऑफ बेलमेंट। देखिए, द बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ अ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस। तो प्रॉमिस के परफॉर्मेंस के लिए या डेट को सिक्योर्ड करने के लिए जब मूवेबल प्रॉपर्टी को दिया जाता है तो उसको बोला जाता है प्लेज। इट इज अ पार्ट ऑफ बेलमेंट। तो देखिए इसकी भी दो पार्टीज होती हैं, जो गिरवी रख रहा है, यानी कि जो लोन ले रहा है, भाई जो लोन ले रहा है वही तो गिरवी रखेगा, उसको बोला जाता है पॉनर या प्लेजर। और जो लोन दे रहा है या जिसके पास में हम गिरवी रख रहे हैं उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है पॉनी या प्लेजी। देखिए, पर्सन हु डिलीवर गुड्स, पर्सन हु रिसीव गुड्स एज सिक्योरिटी। उम्मीद है ये समझ में आया होगा प्लेज आपको। और दोनों पार्टीज, एग्जांपल देख लेते हैं एक बार। A borrows ₹10,000 from B and delivers gold ring as security. This is a pledge. अब देखिए वैलिड प्लेज के एसेंशियल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो डिलीवरी होनी चाहिए गुड्स की, और डिलीवरी मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कितने तरीके की होती है, एक्चुअल, सिंबॉलिक, कंस्ट्रक्टिव। तो यहां पर डिलीवरी का होना जरूरी है, लेकिन डिलीवरी कैसी भी हो सकती है, एक्चुअल भी हो सकती है और कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। दूसरा, पर्पस। अब बिल्कुल पर्पस होना चाहिए। अब यहां पर पर्पस क्या है, पर्पस है लोन को सिक्योर्ड करना एज सिक्योरिटी फॉर रीपेमेंट और परफॉर्मेंस। देखिए चूंकि ये प्लेज बेलमेंट का पार्ट है, और बेलमेंट के एसेंशियल कंडीशन में क्या आता है, बेलमेंट के एसेंशियल कंडीशन में आता है फॉर स्पेसिफिक पर्पस। अब चूंकि प्लेज बेलमेंट का पार्ट है तो प्लेज का भी तो पर्पस होना चाहिए ना, इसी वजह से यहां पर लिखा हुआ है कि प्लेज का भी पर्पस होता है, और पर्पस केवल और केवल एक होता है, क्या होता है, लोन को सिक्योर्ड करना या परफॉर्मेंस को सिक्योर्ड करना। रिटर्न, बिल्कुल जैसे बेलमेंट में होता है, जैसे ही पर्पस पूरा हो जाएगा, पर्पस पूरा हो जाने का मतलब जैसे ही लोन पूरा हो जाएगा वैसे ही गुड्स को पॉनी वापस कर देगा पॉनर को। देखिए, मस्ट बी रिटर्न ऑन पेमेंट और फुलफिलमेंट। ओनरशिप रिमेन्स विद पॉनर। ओनरशिप हमेशा किसकी रहेगी, पॉनर की। देखिए मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया था, ओनरशिप एक अलग चीज हो गई। हम अगर किसी भी चीज को गिरवी रख रहे हैं तो वहां पर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही, क्योंकि ओनरशिप केवल एक केस में होती है, सेल के केस में। हालांकि एक्सेप्शंस कुछ अलग है, लेकिन मोटा मोटा अभी आप यही समझिए कि ओनरशिप जब ट्रांसफर होती है तो उस ट्रांजैक्शन को क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। तो यहां पर हम किसी चीज को गिरवी रख रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए मेरे पास में गोल्ड की रिंग है, हम उसको गिरवी रख रहे हैं, तो ओनरशिप तो रिंग की अभी भी मेरे पास है ना, केवल पोजीशन ट्रांसफर हो रहा है। जैसे ही मैं लोन को पूरा कर दूंगा, जैसे ही मैं लोन को चुका दूंगा, वैसे क्या होगा, रिंग मेरे पास में वापस आ जाएगी, पोजीशन मेरे पास में वापस आ जाएगा। तो यहां पर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं रहती है, ओनरशिप हमेशा किसकी होगी, ओनरशिप हमेशा होगी ओनर की। क्लियर सबको? देखिए यहां तक सबको समझ में आया होगा, आगे का देखते हैं। अब देखिए राइट्स ऑफ पॉनी। अब देखिए पॉनी के राइट्स क्या होते हैं। तो पॉनी का मतलब क्या हुआ, पॉनी का मतलब जिसके पास में हम अपने गुड्स को गिरवी रख रहे हैं उसके पास में क्या क्या राइट्स है। सबसे पहले तो राइट ऑफ रिटेनर। राइट ऑफ रिटेनर का मतलब क्या हुआ भाई, राइट ऑफ लीन। राइट ऑफ लीन का मैंने मतलब क्या बताया था, जब तक आप पैसा चुका नहीं देते, जब तक आप लोन का पैसा वापस नहीं कर देते, तब तक गुड्स का पोजीशन किसके पास में रहेगा, पॉनी के पास में रहेगा। तो मे रिटेन गुड्स फॉर डेट
इंटरेस्ट एंड नेसेसरी एक्सपेंसेस, जब तक डेट का पैसा, इंटरेस्ट का पैसा और जो भी जरूरी एक्सपेंसेस उसने किए गुड्स को संभाल करके रखने के लिए। अब संभाल करके रखने का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए मैंने गोल्ड को गिरवी रखा आपके पास में, अब उस गोल्ड को अगर आप घर पे रखोगे तो भाई चोरी होने का खतरा है कि नहीं है। आपने क्या किया, आपने बैंक में एक लॉकर लिया और वहां पर उस गोल्ड को रख दिया, ठीक। तो अब उस जगह पर क्या है कि लॉकर के जो एक्सपेंसेस होंगे वो कौन बियर करेगा, वो पॉनर बियर करेगा। क्यों बियर करेगा भाई, पॉनी अगर गुड्स को अपने घर पे रखता तो चोरी होने का खतरा था ना, उसने गुड्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए बैंक के लॉकर में रखा। तो अगर कोई भी नेसेसरी एक्सपेंसेस हैं वो भी किसको बियर करने पड़ेंगे, पॉनर को बियर करने पड़ेंगे, और ये पॉनी का राइट होता है। आगे देखिए, राइट टू रिकवर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, बिल्कुल बेलमेंट का पार्ट है। जैसे बेली के पास में राइट होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस को रिकवर करने का, वैसे ही पॉनी के पास में भी राइट होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस को रिकवर करने का। तीसरा, राइट टू सेल, राइट टू सेल। अब देखिए, लोन को सिक्योर्ड करने के लिए मैं आपके पास में चीजों को गिरवी रख रहा हूं, अगर मैं आपको पैसा वापस नहीं करूंगा तो आप क्या करोगे, आप गुड्स को बेच करके अपना पैसा रिकवर कर लोगे। भाई यही तो पर्पस था ना लोन को सिक्योर्ड करने का। तो यहां पर भी वही चीज है कि पॉनी के पास में पूरा राइट होता है कि वो गुड्स को बेच सकता है, लेकिन हां ऐसे ही नहीं बेच देगा। मैंने आपके पास में कोई भी सामान गिरवी रखा और आपसे लोन लिया, ठीक, अब मैं आपको पैसे नहीं दे रहा हूं, आपने क्या किया, आप गए मार्केट में बेच दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगर आप उन गुड्स को बेचना चाहते हो तो आपको मेरे को एक नोटिस देना जरूरी है, एक अपॉर्चुनिटी देना जरूरी है। देखिए इसको, आफ्टर गिविंग रीजनेबल नोटिस टू पॉनर, पॉनी में सू फॉर डेट एंड रिटेन गुड्स। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है रीजनेबल नोटिस, ठीक है, रीजनेबल नोटिस देना जरूरी है। बगैर नोटिस के अगर वो बेचेगा तो उल्टा पॉनर पॉनी के ऊपर सूट फाइल कर सकता है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। देखिए, तो सबसे पहले डेट को रिकवर करने के लिए और गुड्स को अपने पास में रिटेन कर सकता है, उसके लिए सूट फाइल कर सकता है। दूसरा, सेल गुड्स आफ्टर नोटिस, बिल्कुल नोटिस देने के बाद में वो गुड्स को सेल कर सकता है। चौथा, राइट टू स्यू फॉर डेट। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी से 50,000 रुपए का लोन लिया, मिस्टर ए ने मिस्टर बी से 50,000 रुपए का लोन लिया और इनके पास में कुछ गोल्ड प्लेज किया। अब भाई गोल्ड की वैल्यू तो डेली के डेली घटती है बढ़ती है, कभी ऐसा हुआ कि मान लीजिए गोल्ड का प्राइस कम हो गया, गोल्ड की वैल्यू कम हो गई। अब पता चला कि मिस्टर बी जो है वो गोल्ड को बेचना चाह रहे हैं, बेचने के बाद में इनको केवल 35,000 रुपए मिला। तो लोन कितने का था, 50,000 रुपए का, गोल्ड को बेचने के बाद में मिल कितना रहा है, 35,000 मिल रहा है, यानी बी का लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है, 15,000 का लॉस हो रहा है। तो क्या ये 15,000 रुपए मिस्टर बी के डूब गए, नहीं। अगर कोई भी पैसा कम पड़ रहा है, कोई भी डेफिशिएंसी हो रही है, तो उस केस में मिस्टर बी के पास में राइट है कि वो ए को स्यू करके ये बाकी के पैसे रिकवर कर सकता है। उसी तरीके से अगर बाई चांस मान लीजिए गोल्ड का प्राइस बढ़ गया, अब कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में आएगा कि गोल्ड का प्राइस बढ़ गया, मान लीजिए 50,000 से बढ़ करके 1,00,000 रुपए हो गया, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में पॉनी अगर गोल्ड को बेचेगा और बेच करके ज्यादा पैसा मिल रहा है तो अपना प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट और जो भी उसने नेसेसरी एक्सपेंसेस किए हैं उन पैसों को काट करके जो भी पैसा बचेगा वो पॉनी पॉनर को वापस करेगा। यानी इन गिवन एग्जांपल मिस्टर बी मिस्टर ए को वो पैसा वापस करेंगे। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। देखिए आगे दिया हुआ है ड्यूटीज ऑफ पॉनी। अब जिस तरीके से पॉनी के पास में राइट्स हैं उसी तरीके से ड्यूटीज भी हैं। ड्यूटीज देखते हैं कौन सी हैं। देखिए सबसे पहली ड्यूटी क्या है भाई, किसी दूसरे के गुड्स आपके पास में गिरवी रखे हुए हैं तो सबसे पहली ड्यूटी क्या है, गुड्स को संभाल करके रखना। दूसरा, गुड्स को अपने पर्सनल यूज में ना लेकर के आना। तीसरा, अपने गुड्स में मिक्स ना करना। एंड चौथा, रिटर्न गुड्स विद एक्रिएशन ऑन पेमेंट ऑफ डेट। जो जो बेली की ड्यूटीज होती हैं वही वही पॉनी की ड्यूटीज होती हैं। एक की याद कर लीजिए, दूसरे की याद करने की जरूरत ही नहीं। क्यों, क्योंकि पॉनी भी बिल्कुल क्या हुआ, बेली जैसा तो हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए अभी हम लोगों ने पॉनी के राइट्स और ड्यूटीज पढ़े, अब उसके बाद में आता है पॉनर के क्या राइट्स होते हैं।
पॉनर का मतलब क्या हो गया, बोरोवर, जो लोन ले रहा है। तो सबसे पहले क्या है, राइट टू रिडीम गुड्स। बिल्कुल, ये मेरे पास में पूरा अधिकार है कि अगर मैंने अपने गुड्स को आपके पास में गिरवी रखा है तो कभी भी मैं लोन को चुका करके अपने गुड्स को वापस ले सकता हूं। तो पॉनर के पास में पूरा राइट होता है अपने गुड्स को रिडीम कराने का। देखिए, पॉनर कैन रिडीम बिफोर सेल इवन इफ टाइम एक्सपायर्ड। अगर टाइम एक्सपायर भी हो गया है, लोन का टाइम पूरा खत्म भी हो गया है, उसके बावजूद मैं गुड्स को आपसे रिडीम करा सकता हूं। राइट टू सरप्लस, अभी मैंने आपको बताया कि पॉनी ने गुड्स को बेच दिया और बेचने के बाद में सरप्लस अमाउंट मिल रहा है, तो उस सरप्लस अमाउंट पे पूरा का पूरा राइट किसका होगा, पॉनर का होगा। इफ पॉनी सेल्स गुड्स एनी सरप्लस बिलोंग टू पॉनर। क्लियर सबको? अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक आपका आता है प्लेज बाय नॉन ओनर। अब देखिए, वैसे जो नॉर्मल प्रोविजन है, नॉर्मल प्रोविजन क्या बोलता है, नॉर्मल प्रोविजन बोलता है कि अगर आप किसी चीज को गिरवी रख रहे हो तो गिरवी रखने के लिए आपके पास में ओनरशिप का होना जरूरी है। यानी कि प्लेज हमेशा कौन करेगा, ओनर। आपको प्लेज गिरवी रखना है तो गिरवी रखने के लिए आपके पास में ओनरशिप होना जरूरी है। सॉरी, लेकिन यहां पर कुछ एक ऐसे केसेस दिए हुए हैं जहां पर अगर आपके पास में ओनरशिप नहीं है तो भी आप गुड्स को प्लेज कर सकते हो, गुड्स को गिरवी रख सकते हो। तो सबसे पहले देखिए मर्केंटाइल एजेंट। बिल्कुल, अगर एजेंट के पास में अथॉरिटी है, अगर प्रिंसिपल ने एजेंट को ऑथराइज किया हुआ है तो एजेंट अगर चाहे तो गुड्स को गिरवी रख सकता है इन पोजीशन विद कंसेंट, एक्ट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब क्या हुआ, उसकी अथॉरिटी के अंदर होना चाहिए, यानी कि विद इन अथॉरिटी। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब एजेंट की अथॉरिटी के अंदर होना चाहिए। सेक्शन 178 ए देखते हैं, पर्सन विद वॉइडेबल टाइटल। वॉइडेबल टाइटल का मतलब क्या हुआ, किसी ने गन दिखा करके मेरे से कोई प्रॉपर्टी खरीद ली और बाद में उसको गिरवी रख दिया, बिल्कुल रख सकता है। भाई मेरे ऊपर गन लगा करके सामने वाले ने जबरदस्ती करके मेरे से प्रॉपर्टी ली है, ठीक। अब जिसके पास में गिरवी रख रहा है यानी कि पौनी, उसको सपने में थोड़ी ना आ रहा है कि इसने ये प्रॉपर्टी डरा धमका करके लिए या पैसे दे करके लिए या कैसे लिए, उसको कुछ नहीं पता। तो अगर वो गुड फेथ में कर रहा है, देखिए लास्ट में लिखा हुआ है, अगर वो गुड फेथ में कर रहा है तो ये ट्रांजैक्शन बिल्कुल वैलिड है। हाँ, लेकिन अगर गुड फेथ में नहीं है, गुड फेथ का में नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर पौनी को पता है ये बात पहले से ही कि ये प्रॉपर्टी इसने डरा धमका करके लिए, अब मेरे पास में गिरवी रख रहा है, अगर आप जानबूझ करके कुएं में कूदोगे तो फिर आपको बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। तो इस तरीके के जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो हमेशा गुड फेथ में होंगे, तभी वो वैलिड होंगे। अगर गुड फेथ में नहीं है, आपको खुद को पहले से ही पता है और आप जानबूझ करके रिस्की ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो वहां पर आपके लिए रेमेडी नहीं होगी। सेक्शन 179 देखिए, सेलर इन पोजीशन। बिल्कुल, सेलर के पास में अभी पोजीशन गया है, ओनरशिप नहीं गई है। जब आप सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ोगे ना तो दोनों को डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। अगर सेलर के पास में केवल पोजीशन गया है, ओनरशिप नहीं गई है, तो वहां पर भी अगर सेलर चाहे तो गुड्स को प्लेज कर सकता है, लेकिन यहां पर भी जो ट्रांजेक्शन होगा ना वो गुड फेथ में होगा। यानी कि पौनी को यह बात ना पता हो कि इसके पास में ओनरशिप नहीं है, तो अगर गुड फेथ में ट्रांजैक्शन है तो उसके बाद में उसके बावजूद सेलर प्लेज कर सकता है। उसी तरीके से बायर इन पोजीशन, अभी बायर ओनरशिप ट्रांसफर कर चुका है सेलर को, बायर गुड्स को बेच चुका है, ओनरशिप ट्रांसफर कर चुका है, लेकिन तो भी पोजीशन किसके पास में, पोजीशन अभी भी बायर के पास में है। तो बायर भी अगर वहां पर प्लेज कर रहा है तो सामने वाले को प्लेज कर सकता है, लेकिन यहां पर भी ट्रांजैक्शन गुड फेथ में होना चाहिए, यानी सामने वाली पार्टी को नहीं पता होना चाहिए कि बायर गुड्स की ओनरशिप किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर चुका है। तो अगर बायर गुड्स को प्लेज करता है तो भी ये ट्रांजैक्शन वैलिड होगा। अब देखिए दो इंपॉर्टेंट इसमें केसेस दिए हैं, एक तो लल्लन प्रसाद वर्सेस रहमत अली। पौनी कैन नॉट बोथ सू फॉर डेट एंड रिटेन गुड्स। बिल्कुल, आप दोनों सूट फाइल नहीं कर सकते पॉनर के ऊपर कि आप डेट की रिकवरी के लिए भी सूट फाइल कर रहे हो और गुड्स को अपने पास में रिटेन करने का भी सूट फाइल कर रहे हो। तो यहां पर पौनी केवल एक ही काम कर सकता है, या तो गुड्स को आप रिटेन किए रहो और या फिर डेट को रिकवर कर लो। दोनों चीजें आपके पास में नहीं होंगी। अगर आपको पैसा मिल गया है तो आपको गुड्स वापस करने होंगे। दूसरा देखिए, मॉर्वी मर्केंटाइल बैंक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में वैलिड प्लेज रिक्वायर्ड ट्रांसफर ऑफ पोजीशन। बिल्कुल, प्लेज के केस में पोजीशन का ट्रांसफर होना जरूरी है, बगैर ट्रांसफर ऑफ पोजीशन के कभी भी वैलिड प्लेज
नहीं माना जाएगा। यह डिसीजन आया था मॉरवी मर्केंटाइल बैंक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। तो देखिए यहां पर हम लोगों ने प्लेज को कंप्लीट किया, ठीक है, तो बेलमेंट हमारा हो गया, प्लेज कंप्लीट हो गया। इसको एक बार अच्छे से रिवाइज करिएगा, ठीक है, इससे एक क्वेश्चन एग्जाम में हो सकता है पूछा जाए। इसके बाद में एक टॉपिक और बचता है एजेंसी का, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पूरा करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय, थैंक यू।